Operations, Rear Admiral Shafat Ali, and Deputy Chief of Air Staff, the projects Air Vice Marshal Tariq Ghazi. We welcome you to the ISPR on this happy day. आपको अफवाज पाकिस्तान की तरफ से मार्का हक का 1 साल मुकम्मल होने पर मुबारकबाद हो. It's a great day once we reflect back कि अल्लाह ताला के फजल से, उसकी मेहरबानी से और पाकिस्तान की जो अफवाज हैं वो कौम की उमंगों पर पूरा उतरी और पाकिस्तान की अफवाज ने जो पाकिस्तान की सियासी क़यादत है और उसकी जो अस्करी क़यादत है उसके विज़न के मुताबिक अपने से कई गुना बड़े दुश्मन को, उसके घमंड को एक कसीरुल जहती, जिसे हम कहते हैं मल्टी डोमेन ऑपरेशंस वॉर के अंदर, उसको एक मुकम्मल शिकस्त से दो चार किया. ये अल्लाह के फजल के अलावा ये चीज़ कोई पॉसिबल नहीं कर सकता था. तो हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, रब ताला की ज़ात का शुक्र अदा करते हैं जिसने पाकिस्तान को, उसके अवाम को, उसकी अफवाज को, उसकी लीडरशिप को ये इज़्ज़त बख्शी. टुडे इन दिस प्रेस कॉन्फ्रेंस वी आर नॉट गोइंग टू ड्वेल अ लॉट ऑन व्हाट हैपेंड. उसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि जो हुआ वो इस कौम का बच्चा बच्चा जानता है, वो आप सब जानते हैं. इस कौम क्या हिंदुस्तान के बच्चे भी जानते हैं, माने नहीं माने ये दूसरी बात है, जानते सब है. सो what we are going to do is that we are going to spend more time from May 25 to May 26 कि ये जो साल है इसका अहाता करें. So that's how we are going to move. उसमें the first and the foremost important is that we are going to put in front of you the strategic consequences of मार्का हक. कि इस कॉन्फ्लिक्ट के, इस एपिसोड के what are the strategic consequences? We'll go through that one by one, and then a certain visual explanations pertaining to those important consequences. कि ये साल, इस साल का जो सफ़र है इसको थोड़ा विजुअली लेके चलेंगे. उसके बाद जो सा है रेयर एडमिरल शफात और AVM तारिक गाजी विल गिव यू ए ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ द रिमार्केबल स्ट्राइड्स जो कि पाकिस्तान की नेवी और पाकिस्तान की जो एयरफोर्स है दे हैव बीन मेकिंग अराउंड इन ड्यूरिंग दिस ईयर. एंड इन द एंड दैट वी विल वेलकम योर क्वेश्चंस. So that's how we'll go about. So let me come to the first to the strat consequences. I'll go them one by one. There are 10 strategic consequences of Marka Haq. We'll display them on the slide for the benefit of of you, and I'll give a brief explanation. The पहला जो सा है वो क्या है? वो ये कहता है the Indian narrative of painting Pakistan as source of terrorism buried forever. क्योंकि इंटरनेशनल कम्युनिटी as a consequence of this Marka Haq came to know, and now they fully understand that Pakistan, as being alleged by Indians over a period of time, is not a perpetrator but in fact a victim of the state sponsored terrorism of India. देखिए, हिंदुस्तान ने बड़ी मेहनत करके, बड़ा क्राफ्टली, बड़ी मकारी से कई दिहाइयों से ये एक बयानिया बनाने की कोशिश की कि जी पाकिस्तान दहशतगर्दी कराता है, पाकिस्तान हिंदुस्तान में दहशतगर्दी कराता है. विदाउट एविडेंस, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस, एक के बाद एक, देयर इज अ लॉन्ग हिस्ट्री. आज मार्का हक को 1 साल हो गया, पहलगाम के वाक़े को 1 साल हो गया. वो जो सवालात हमने साल पहले किए थे वो आज उसी तरह इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने, हिंदुस्तान के बच्चों के सामने, हिंदुस्तान के अवाम के सामने खड़े हैं. वो कौन लोग थे जिन्होंने कराया था? हाउ कम 15 मिनट में, इन 15 मिनट्स देयर वाज एन FIR रजिस्टर्ड, कि मिनटों में FIR हो जाती है, उसमें तयन कर दिया जाता है कि बाहर से आके लोगों ने, सरहद पार से आके से कराए. अगर तुम इतने ही सियाने थे, इतने ही समझदार थे, तो जो हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स अंदर लोग आ गए उसका तुम्हें पता नहीं चला. उस वक्त तुम्हारी ये समझदार इंटेलिजेंस, तुम्हारे ये होनहार जो जहन है वो किधर थे? सो रहे थे. कहां है वो सबूत
आज भी इंटरनेशनल कम्युनिटी ये सवाल करती है, पाकिस्तान के बच्चे सवाल करते हैं, हिंदुस्तान के जी शऊर लोग सवाल करते हैं, आप सुने उनके मीडिया को, कि कौन है पहलगाम के पीछे, किस लिए कराया गया। एंड वंस दे स्ट्रक आर मॉस्क्स, आर सिविलियंस, आर वुमेन एंड चिल्ड्रन, नेक्स्ट डे आपके मिनिस्टर इंफॉर्मेशन क्या लेके नहीं गए मीडिया को? आप में से लोग बैठे हुए जो जहां गए, इंटरनेशनल मीडिया के लोग गए उन तमाम मसाजिद पे, और ये सवाल उस दिन भी उन्होंने पूछा था, आज भी खड़ा है, कि बताएं वो कौन से टेरर कैंप्स हैं, ये किसको हिट किया इन्होंने? वो बच्चों के, वो खवातीन के, वो बूढ़ों के, वो सिविलियंस के चेहरे आज भी सख्त हैं या नहीं सब सबके सामने? तो ये जो ड्रामा है दहशतगर्दी का, ये हमेशा के लिए दफन हो गया। नोबडी बायज दिस। ये जो गंद, ये जो वाहियात किस्म का एक ड्रामा उन्होंने लगाया हुआ है बार बार कि जी ये दहशतगर्दी करते हैं, दहशतगर्दी करते हैं, और तुम खुद हो सबसे बड़े दहशतगर्द। तो दैट इज द फर्स्ट कैट कॉन्सिक्वेंस। Nobody listens to them. Nobody believes to them. The second is, it is the consolidation of Pakistan as the net security stabilizer in the region. Because, why? Because it comes from the vision of our founding fathers. And what was the vision of our founding father? Peace within and peace without. That was जिसके अंदर पाकिस्तान पैदा हुआ था, सलामती के अंदर। क्या मार्के हक ने यह देखा नहीं कि एस्केलेशन को कंट्रोल कौन कर रहा था, डोमिनेट कौन कर रहा था? दैट हाउ डेंजरसली द इंडियंस एस्केलेटेड बेस्ड ऑन ए लाई, बेस्ड ऑन ए फैब्रिकेटेड ड्रामा, एंड हाउ मैच्योरली पाकिस्तान एंड इट्स आर्म्ड फोर्सेस हैंडल दैट. That is being a net regional stabilizer. कि आपने रीजन को स्टेबल रखना है, आपने एस्केलेशन को रिस्पॉन्सिबली कंट्रोल करना है, ना कि रिटोरिक में, पोलिटिसाइजेशन में और अपने इमोशंस में और अपने सियासी मकासद के अंदर आके पूरी रीजन को, पूरे खित्ते को, इंसानियत को जोन सा है खतरे में और एक दोजख के अंदर डाल दें. और वो जो हिंदुस्तान ने अपना एक पर्सपेक्टिव बनाने की कोशिश की थी कि हम इधर पता नहीं किसी किस्म का नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर हैं, वेयर इज दैट कॉन्सेप्ट नाउ आफ्टर 1 ईयर? इस वक्त भी आपकी रीजन में अगर स्टेबिलिटी का सबसे बड़ा एम्बेसडर है, उसके लिए सबसे ज्यादा कोई कोशिश कर रहा है, कौन कर रहा है? इट्स पाकिस्तान एंड इट्स लीडरशिप. So this is the second strategic consequence of that marker. Coming to the third, and this is related to our eastern neighbor, unfortunately, and that is the politicization of Indian military leadership and militarization of Indian political leadership. Now this is what's happening over there. अगर आप इस एक साल को देखें तो किस तरीके से हिंदुस्तान की जो प्रोफेशनल मिलिट्री थी द टेंस इज इंपॉर्टेंट ओवर हियर, हाउ इट हैज बीन अनफॉर्चुनेटली पोलिटिसाइज्ड. उसकी कई मिसालें आपको इस साल में मिलेंगी. यू हर्ड देयर एयर चीफ मार्शल वन डे, फ्यू मंथ्स डाउन द लाइन आफ्टर मार्केहब, वेकिंग अप वन डे अर्ली इन द मॉर्निंग एंड कमिंग के जी आज मुझे पता चला कि मैंने भी कोई जहाज गिराए थे. अच्छा भला प्रोफेशनल सोल्जर है. दैट इज दैट इज व्हाट इज इट? दैट इज द पोलिटिसाइजेशन ऑफ द मिलिट्री लीडरशिप. कि उसकी मिलिट्री लीडरशिप का जो गंद है वो सोल्जर पे डाल रहे हैं कि जाएं जी जनरल साहब, जाएं एडमिरल साहब और जाके आप बता दें कि जी हमने जहाज गिराए थे. व्हाई यू ट्राइंग टू मेक जोकर्स आउट ऑफ योर एडमिरल्स एंड जनरल्स एंड मार्शल्स? डोंट डू दैट. क्या आपकी फौज के किसी एक अफसर ने इस पूरे साल में कोई एक पॉलिटिकल लीडरशिप का बयान उठाने की कोशिश की? वी हैव प्लेस्ड द फैक्ट्स एज दे आर, द वे द फैक्ट्स वर ऑन द डे ऑन 6th and 7th night, the way they were on 9th and 10th, the way they are on today after 1 year. That's the way they are. And at the same time जो उनकी सियासतदान है
वो सियासतदान कम और कोई जंगजू ज्यादा लगते हैं, उनके बयानात को सुने। वो हर वक्त जोन सा है, वो इस तरह का रेटोरिक, इस तरह के नारे, कोई अखंड भारत का नारा मार रहा है, कोई हिंदुत्व के नारे मार रहा है। भाई अगर यही जबान इस्तेमाल करनी है तो आओ सामने आ जाओ फिर। बिकॉज दिस इज डेंजरस इफ यू पोलिटिसाइज योर मिलिट्री and you militarize your politics, and we are seeing that happening over there. The next is the global acknowledgement of Indian efforts to externalize their internal problems and internalize their external problems while using terrorism as a state tool. ये तीन चीजें हैं। पहला यह है कि कुछ आपके हैं भाई अंदरूनी मसाइल। वो क्या है? वो है कश्मीर में जो आप कश्मीरियों पे जुल्म कर रहे हैं, जो आप माइनॉरिटीज पे जुल्म करते हैं, जो आप मुसलमानों पे जुल्म करते हैं, जो रिप्रेशन करते हैं, दलित पे करते हैं, क्रिश्चियंस पे करते हैं, ट्राइबल्स पे करते हैं, मणिपुर में कर रहे हैं, पता नहीं किधर किधर कर रहे हैं, विच कम्स फ्रॉम योर सेल्फ फॉल्स सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट एंड दिस ह्यूबरिस्टिक एटीट्यूड। यू डोंट वांट टू रिजॉल्व योर इंटरनल प्रॉब्लम्स एंड यू एक्सटर्नलाइज देम। कैसे? कि जी ये पाकिस्तान दहशतगर्दी करा रहा है, ये करा रहा है, ये फलाना मुल्क करा रहा है, ये कर रहा है। यू नीड टू एड्रेस देम पॉलिटिकली इंटरनली, डोंट प्लीज एक्सटर्नलाइज देम। दिस इज नॉट द हाउ द वे वर्क्स। एंड देन आपका एक्सटर्नल मसला है, कश्मीर इज नॉट एन इंटरनल प्रॉब्लम ऑफ इंडिया। कश्मीर इज एन इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड डिस्प्यूट which is on the United Nations since decades and decades. उस पर करारदाद मौजूद है, करारदादें मौजूद हैं। इट्स नॉट योर इंटरनल प्रॉब्लम कि आप डेमोग्राफिक चेंजेस करेंगे, आप लीगल चेंजेस करेंगे, आप वोटर चेंज करेंगे, आपकी जो मर्जी करेंगे। यू कैन नॉट डू दैट, डोंट डू दैट। और जब इन दोनों मसलों से ना आपके एक्सटर्नल प्रॉब्लम हल होते हैं, ना इंटरनल प्रॉब्लम हल होते हैं, तो आप उठा लेते हैं टेररिज्म को और उसे एज ए स्टेट टूल इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि आपने समझा है, क्योंकि आपको फ्रस्ट्रेशन है ना, ये मसले तो हल नहीं हो रहे, तो दहशतगर्दी उठा ली, कहीं फितना अल ख्वारिज के पीछे बैठ गए, कहीं फितना अल इंतजाम के पीछे बैठ गए, अपने लोगों पे भी दहशतगर्दी करते हैं, कहीं अपने मुल्क में दहशतगर्दी करा के उसका इल्जाम दूसरों पे डालते हैं। बट द स्ट्रेटेजिक कॉन्सिक्वेंस ऑफ का है कि ये काम तो ये पहले से करते आ रहे थे, कोई नया काम नहीं इनका। इट इज द फर्स्ट पार्ट, द ग्लोबल एक्नॉलेजमेंट। द वर्ल्ड इज सीइंग एंड वर्ल्ड इज सीइंग, अच्छा ये है इनका तरीका। Coming to the next strategic consequences is the exposure of the true face of Indian media and its discredited information operations. इस पे आप मुझसे बेहतर जानते हैं। इसमें लेकिन we must also, I think, give credit where it's due, that the Indian media and the information arm has provided lot of entertainment to the people in this 1 year. लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो सा है अच्छी खासी एक एंटरटेनमेंट डेली जो सा उनका मीडिया प्रोवाइड कर देता है। और इट स्टार्टेड फ्रॉम द कैप्चर ऑफ द पोर्ट ऑफ वो लाहौर। वो हमारे नेवी वाले जो से हैं, दे आर स्टिल ट्राइंग टू फिगर आउट कि वो कैसे हुई थी, कब हुई थी। एंड इट कीप्स ऑन गोइंग। तो और उनकी परेशानी आप देखें कि मार्का हक के अंदर दे स्टार्टेड शटिंग डाउन पाकिस्तानी मीडिया, पाकिस्तानी सोशल मीडिया एंड सो मेनी थिंग्स। और वो मसलसल वो जारी है अमर। वो एक के बाद एक पाकिस्तान की वेबसाइट, पाकिस्तान के जो आपके इन्फ्लुएंसर्स हैं, आपकी जो मीडिया साइट्स हैं, उनको शट डाउन किए जा रहे हैं, बंद किए जा रहे हैं, करते हैं, हर रोज़ करते हैं। क्या ऐसे मसला हल हो गया? नहीं हो सकता। इनको एक ही नसीहत देंगे हम, ये जो स्ट्रेटजिक कॉन्सिक्वेंस समझें कि सच बोलना सीखें, मेहरबानी फरमाएं सच बोलना सीखें। बट दैट्स व्हाट वी द पाकिस्तान डिड। वी फ्रॉम दिस टेबल, दिस फोरम, you from there, from wherever you are holding your mics and your video cameras and whatever, the one thing that Pakistan did, and we tell everyone, is that the only thing that can survive in today's information domain is truth.
जो सच है वो लोगों को बताएं. But somehow the Indians think that the lies can make they can work they can work with around with lies. It doesn't work anymore. The next strat consequence of the Mark-e-Haq is the transformed character of warfare. It is the multi-domain operations, it is the non-contact warfare, synergy, proxies and information. Because आपने मार्क-ए-हक में देखा, आपने बनियानो मरसूस में इसको एक्सपीरियंस किया कि ये जो जंग है जिसको हम कसीरुल जहती जंग कहते हैं, इसको मल्टी डोमेन ऑपरेशंस कहते हैं, दिस हैज मूव्ड, दिस इज नो मोर ऑन द लाइन ऑफ कंट्रोल एंड ऑन द बॉर्डर्स. ये आपकी गलियों में, आपके शहरों में, आपके कूचों में, आपके देहातों में हर जगह पहुंच चुकी. ये जंग हवा में भी है, जमीन में भी है, समुद्र में भी है, साइबर में भी है, इंफॉर्मेशन में भी है, जहनों में भी है, कॉग्निटिव भी है. एंड यू सॉ दैट हाउ द पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस, alhamdulillah, with the blessing of Allah, with the support of the people of Pakistan, were prepared for that war in all these domains, whether it was in the air, whether it was in the sea, whether it was on the line of control, whether it was on the working boundary, whether it was in the informational domain, it was in the cyber domain, it was in the resolve of the people, it was on the resolve and the decisiveness of the leadership. It was everywhere. And it was also in the proxies, because the Indians didn't let go of these proxies even during the war. उस समय भी प्रॉक्सीज लॉन्च कर रहे थे, उसके बाद भी कर रहे थे, अब भी कर रहे हैं, ये उधर भी जंग लड़ी जा रही है. सो दिस ट्रांसफॉर्म्ड कैरेक्टर ऑफ वॉर वी एक्सपीरियंस्ड एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेस वी आर स्टिल. हम उस वक्त भी तैयार थे, वी आर प्रिपेयर्ड टुडे ऑल्सो. द नेक्स्ट is the Pakistan's proven potential and resilience to combat multifaceted challenges posed by traditional and non-traditional security matters. That is another very, very important consequence that the nation has gone through. इसको अगर सादा लफ्ज़ों में कहें, it is that यकीन, the belief in ourself कि जो फेंकोगे हम खड़े हैं, ट्रेडिशनल नॉन ट्रेडिशनल जो तुमने डालना करो. द पोटेंशियल एंड रेजिलियंस टू कॉम्बैट मल्टीफेसेटेड चैलेंजेस, ट्रेडिशनल नॉन ट्रेडिशनल जो करना करो. वो जो हम आपको हमेशा से कहते थे, किसी का बाप भी पाकिस्तान पे आंच नहीं ला सकता, जो कायद आज़म ने फरमाया था, नथिंग कैन अनडू पाकिस्तान. This is the strat consequences which we each and everyone know, inside and outside. Coming to next, it is the loud and clear re-establishment of deterrence. And read with me the next. Reaffirmation of the fact that there is no space for war. No space for war between two geographically contiguous nuclear neighbors. क्या मार्क-ए-हक ने, बनियानो मरसूस ने यह मैसेज नहीं दिया दुनिया को? आज भी यह रेवरबेट कर रहा है इस पूरे खित्ते में, दुनिया में, that how we reestablished quickly, firmly, loudly, clearly the deterrence within hours. And the message we gave that day also, post Mark-e-Haq, and that is still there. कि ये जो समझता है, कोई समझता है कि दो न्यूक्लियर नेबर्स के दरमियान, किसी भी दो न्यूक्लियर नेबर्स के दरमियान कोई समझता है स्पेस फॉर वॉर, वो पागल है. ये पागलपन है, नहीं हो सकती. ओनली ए मैड मैन कैन थिंक अबाउट इट. करना है तो हमारे रिजॉल्व में और हमारे हौसले में और हमारे अज़्म में कोई शक नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें मुकम्मल यकीन है
ना सिर्फ अपने आप पे, अपने मुल्क की तकदीर पे, दी कॉन्सिक्वेंट कंट्री ऑफ दैट पाकिस्तान इज, हमें अल्लाह पे सबसे बढ़ के यकीन है। तो जिसको कोई प्रॉब्लम है, कोई शक है, उसकी एक किस्त दिखाई है हमने, वी हैव रीस्टैब्लिश्ड, ये ठोक के हमने दोबारा डिटरेंस रीस्टैब्लिश की, मिनटों में की। द नेक्स्ट इज द सेकंड लास्ट पॉइंट, as a consequence of Mark-e-Haq, it was the recognition of Pakistan as a geopolitically significant and responsible middle power at the global stage. ये वो consequent है जिसको आप देखते हैं। The politico-military leadership, the politico-military diplomacy, the outreach, वकार, इज्जत, role, which is strategic consequences of that Mark-e-Haq. And the last but the most important point, which is the consequent, it is the unshakable synergy between people, the government and the armed forces of Pakistan, which we call the Banyanu Marsoos effect. Alhamdulillah. ये मुल्क, इसकी फौज, इसकी लीडरशिप और सबसे बढ़कर इसकी आवाम एक है, मुत्तहिद है। ये शक था कईयों को अंदर से भी और बहुतों को बाहर से भी। कैसे इकट्ठे हुए थे? बच्चे से लेके बुजुर्ग तक, गरीब से लेके अमीर तक, कश्मीरी से लेके गवादर तक, हर जगह पे कैसे इकट्ठे हुए थे? So that Banyanu Marsoos effect goes on. It's further, it is not lingering on. It is consolidating itself every day. तो ये अल्लाह ताला का हम शुक्र अदा करते हैं on the strategic consequences of this Mark-e-Haq, जब हम इस साल का अहाता करते हैं। Now, as I said, I'll take you through a few visuals so that we can, because वो कहते हैं ना, picture says 1,000 words, that what we have talked till now, इसकी एक brief